हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सबका फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टॉक्स में बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट लोकेश नथानी। आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी कहानी सुनकर आपका दिल उनको सल्यूट करने का करेगा। आवर स्पीकर फॉर द इवनिंग हैज सर्वाइव्ड, thrived and helped large number of people to grow through difficult times. So friends, please join me to welcome our very special guest, Shri Devendra Kumar ji. सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं धन्यवाद करता हूं श्याम स्टील का कि उन्होंने आपके सामने इंट्रोड्यूस होने का मौका दिया। जैसा मतलब मेरी जर्नी बहुत रोलर कोस्टर की तरह रही है और समझ में नहीं आता कि किस तरीके से आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। और धन्यवाद करता हूँ ईश्वर का जिसने इतनी ताकत दी, लेकिन एक एहसास ज़रूर कराया कि हाँ, मुझे किस चीज़ के लिए चुना गया है। शायद वो पता चलने के बाद मैं चलता चला गया और काम करता चला गया। 2 साल की उम्र में मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया था। दिल्ली के जो सबसे हाई क्राइम प्रोन एरिया है दक्षिणपुरी, जहां आज भी ऑटो वाले रात को जाने से घबराते हैं, वहां मेरा जन्म हुआ 1986 में। 1988 में मेरी सिस्टर का जन्म हुआ। जब वो 3 दिन की थी तभी मेरे माता पिता ने हम दोनों को छोड़ दिया और वहाँ से मेरी लाइफ शुरू हुई। 8 साल की उम्र में परिवार को पालने के लिए जो मेरी लाडली बहन थी, वो भी 6 साल की हो चुकी थी, उसको पालने के लिए दिल्ली में ही गुब्बारे बेचने की शुरुआत करी। गुब्बारे बेचने के दौरान बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। वो लड़के थे जिन्होंने पीटा मुझे, नशा करने वाले वो लड़के थे, उनके द्वारा पीटा गया। शायद जान बचाई, कैसे न कैसे करके वहाँ से बचा, लेकिन दोबारा गुब्बारे बेचने तो नहीं जा पाया, लेकिन एज ए चाइल्ड लेबर, एज ए बाल मजदूर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। 13 साल की उम्र में मैंने अपने सामाजिक कार्यों की शुरुआत करी, क्योंकि वो जो मंज़र था जब मुझे पीटा गया था वो मैं भूल नहीं पा रहा था। और 9 साल की उम्र से जो मैं बाल मजदूरी करता था वो एक केमिस्ट की दुकान पर काम सीखने का करता था, दवाइयों के बारे में जानकारी लेने का करता था। जब फील्ड पर उतरा और देखा कि सोसाइटी जिन लोगों के साथ मैं रहता हूँ वो सभी लोग बहुत गरीब हैं। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मैं ही वहाँ पर गरीब था, क्योंकि जिस बस्ती में पैदा हुआ था वहाँ सभी के एक जैसे हालात थे। बहुत सारे दोस्त जो थे मेरे आसपास के, वे सभी लोग, कोई गुटखा खाता था, कोई नशा करता था, कोई दवाइयों का नशा करता था। तो मुझे भी बहुत ऑफ़र होते थे, लेकिन कोई एक ताकत थी पीछे जिसने उसमें नहीं जाने दिया मुझे। मैं अपना काम सीखता रहा केमिस्ट शॉप पर, और 3 साल वहाँ काम सीखने के बाद मैंने एक डॉक्टर के यहाँ पर कंपाउंडर के रूप में काम करना शुरू किया, जहाँ पर मेरी पहली तनख्वाह 250 रुपये महीना आनी शुरू हुई। लेकिन जुनून कुछ अलग था। वो जो पिटाई हुई थी वो भूला नहीं था, और उस पिटाई के जो ज़ख्म थे वो हमेशा याद रहते थे, रात को सोने नहीं देते थे। तो ख्याल आया कि जो दोस्त मेरे हैं ये लोग भी नशा करते हैं, तो क्यों ना इनके साथ मिलकर के इनको डाइवर्ट किया जाए। कुछ पॉजिटिविटी, कुछ पॉजिटिव लोग साथ थे जिन्होंने मदद की, और हमने शाम को लड़कों को लेकर के कबड्डी खेलना शुरू किया। वहीं जो स्लम में पार्क होते थे वहाँ पर मैं उन लड़कों को ले जाता था और हम कबड्डी खेला करते थे। और लगभग 2-3 घंटे कबड्डी खेलने के बाद वो लड़के इतना थक जाते थे कि उनका नशा करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। 30 से 50, 50 से 100, 100 से 200, 300 लड़के हो गए। और पुलिस के पास जब ये बात पहुंची कि इस तरीके से कोई लड़के आपस में मिलकर के गेम खेलते हैं, जिसकी वजह से इलाके में नशा भी कम हो रहा है और क्राइम भी नहीं हो रहा है, तो ये बात जब वहाँ एक SHO थे मिस्टर कुकरेती साहब, उन तक पहुँची, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे चाय पिलाई, मुझे अप्रिशिएशन दिया। तो एक एहसास हुआ कि सोसाइटी की, मैं जब एक SHO आपको बुला करके चाय पिला रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो सकता है। उन सभी दोस्तों के जो पेरेंट्स थे वो प्रेस करने लगे, अप्रिशिएट करने लगे कि नहीं, अगर आपको खेलने जाना है तो देवेंद्र के साथ जाओ, वरना नहीं जाओगे। 2006 में एक संस्था का गठन किया जिसका नाम था जोश एक उमंग, और उसके बैनर पर मैंने हज़ारों लड़कों को इस कार्यक्रम से जोड़ा। 10वीं तक लगातार स्कूल गया। 10वीं के बाद 10वीं में नंबर थोड़े अच्छे आ गए थे, तो इस वजह से 11वीं में साइंस साइड मिली और साइंस की बुक खरीदने के पैसे नहीं थे, तो इसलिए पढ़ाई बीच में छोड़ दी। दोबारा स्कूल नहीं जा पाया, आज तक भी नहीं जा पाया। तो स्कूल के बाद की क्या दुनिया होता है उसका एहसास मुझे आज भी नहीं है। बट हाँ,
लोग क्या होते हैं, समाज क्या होता है और समाज आपके लिए क्या कर सकता है, उसका एहसास मुझे रोज़ होता था, क्योंकि मैं स्कूल के सुबह वाले और शाम वाले जो घंटे हुआ करते थे वो समाज के लिए बिताता था, समाज के साथ बिताता था। मैं इवनिंग आवर्स में ड्यूटी किया करता था और मॉर्निंग आवर्स में लड़कों को लेकर के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रखता था या उनको वॉलंटियरिंग कराता था। तो अपनी वॉलंटियरिंग के अकॉर्डिंग मैं अपनी ड्यूटी जॉब अपने सुपरवाइजर से रिक्वेस्ट करता था कि सर आजकल ये फंक्शंस हमारे चल रहे हैं, ये इवेंट हमें करने होते हैं, फील्ड पे जाकर के सेवा करनी होती है, तो मुझे थोड़ी सी मौका दे दीजिए। तो जो सुपरवाइजर्स मेरे हुआ करते थे वो इतने कोऑपरेटिव थे कि मेरे को हमेशा उस चीज़ के लिए टाइम दे दिया करते थे। और कहानी आगे बढ़ती गई। परफ्यूमरी में काम करते करते और सोसाइटी के लिए काम करते करते 2005 में मैंने RTI पे काम करना शुरू किया। और जो देश में ज़बरदस्ती गरीबों को गैस चूल्हा कनेक्शन के साथ दिया जाता था और 21 दिन से पहले जो गैस की बुकिंग नहीं की जाती थी, उसके खिलाफ मुहिम छेड़ी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में RTI लगा करके पूरे देश के सामने ये ला पाया कि वो गलत कर रहे थे, डीलर्स गलत कर रहे थे। कई डीलर्स पे कार्रवाई हुई उसमें और देश का बहुत प्यार मिला। कई मीडिया चैनल्स ने कवर किया, तो वहाँ से लगा कि शायद तुम जो कर रहे हो वो ठीक है, क्योंकि अगर तुम गलत कर रहे होते तो लोग तुम्हें शाबाशी नहीं देते। तो कहानी आगे बढ़ी और 2006 में शू लॉन्ड्री नाम से एक कंसेप्ट लेकर के आया, जिसमें डिज़ाइनर शूज़ की लॉन्ड्री का सेटअप लगाया। इसलिए कि क्योंकि आगे बढ़ना था, खाली नौकरी के सहारे नहीं रहना था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिनको और रोज़गार देना चाहता था। बहुत से ऐसे लड़के थे जो सिर्फ इसलिए नशा करते थे साथ क्योंकि उनके पास कोई रोज़गार नहीं था, उनके घर वाले बहुत गरीब थे, तो वो लोगों से पैसे छीनते थे और आधे पैसे घर में देते थे और आधे पैसे से नशा करते थे। इन हालातों को बहुत करीब से देखा। 2009 में एक बड़ा परिवर्तन आया मेरे जीवन में। जो वो SHO जो मुझे बहुत प्यार किया करते थे, वो एक मंदिर के एरिया के SHO लगे हुए थे और वहाँ पर बहुत ज़्यादा जेब कतरा, पिक पॉकेटिंग बहुत हुआ करती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम्हारे पास बहुत लड़के हैं, तुम सेवा भी अच्छी करते हो, वॉलंटियरिंग करते हो, तो तुम मंदिर में शाम को आकर के सेवा करो और यहाँ पर देखो कौन लोग जो आने वाले डिवोटी हैं उनको परेशान करते हैं, उनकी जेब कतरी करते हैं। तो हम लोग अपनी टीम लेकर के वहाँ पहुँचे और वहाँ पर हमने सेवा करनी शुरू करी। नवरात्रों में जब सेवा करी हमने वहाँ पर, तो ऊपर वाले की कृपा थी कि रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए और वहाँ पर पिक पॉकेटिंग बंद हो गई और हमने कई ऐसे लड़कों को पकड़ा जो उस क्राइम में इन्वॉल्व थे, लोगों का सामान भी वापस दिलाया। तो खबर पहुँची उस छतरपुर मंदिर के चेयरमैन साहब के पास, जिनका नाम था श्री AL बत्रा जी। और किस्मत यहाँ टर्न लेती है कि वही जो बत्रा साहब थे वो उस बत्रा हॉस्पिटल के भी ओनर थे। तो उनको मेरा काम बहुत पसंद आया, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने फिर मुझे चाय पिला करके मुझे मंदिर से ही कुर्ता पजामा और बहुत सारे गिफ्ट दिए सब बच्चों में बांटने के लिए। बहुत खुश होकर मैं चला गया कि मुझे आज अप्रिसिएशन मिला और इतने बड़े व्यक्ति ने अप्रिसिएशन दिया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर कॉल आता है बत्रा साहब का कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, तो क्या बत्रा हॉस्पिटल में तुम काम करोगे? तो मैं तो वही बत्रा हॉस्पिटल था जहाँ से एक बार भगा दिया गया था। तो मैंने पूछा उनसे, सर क्या काम बताइए, मैं जो भी आप बोलेंगे करूँगा। कि नहीं, मैं मेरा जो ठेकेदार है जो यहाँ पर मैन पावर देता है, मैं उससे बहुत परेशान हूँ, वो आए दिन स्ट्राइक कराता रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी कंपनी बनवा देता हूँ, तुम्हें मदद करता हूँ, तुम वो पूरा ठेका चला लो। तो मेरे पैरों से ज़मीन निकल जाती है कि एक लड़का जो 4, साढ़े 4, 5 हज़ार रुपये महीना कमाता है और उसको वो बिज़नेस ऑफ़र किया जा रहा है जो लगभग 4-5 लाख रुपए महीना देता है। फिर एक पीछे से धक्का लगता है और ईश्वर कहता है हाँ बोल, तो मेरे मुंह से हाँ निकल जाता है कि सर मैं कर लूँगा। 2-3 महीने के अंदर सारे प्रोसेस पूरे होते हैं। हॉस्पिटल की तरफ से कोर्ट में लड़ाई भी चलती है और हॉस्पिटल जीत जाता है और हॉस्पिटल के फेवर में डिसीजन आता है और पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट उठा करके मुझे दे दिया जाता है। रातों रात मेरी ज़िंदगी बदल जाती है और वही सुपरवाइज़र जिसने मुझे भगाया था वो अपने 326 लड़कों को लेकर के उस हॉस्पिटल से बाहर जा रहा होता है और मैं 326 लड़कों को लेकर के उस हॉस्पिटल के अंदर घुस रहा होता हूँ, एक वार्ड बॉय के रूप में नहीं, एक मालिक के रूप में। तब जाके पता चला कि हाँ ईश्वर होता है और ईश्वर ने ये दिखाया कि हाँ तुम्हें चुना गया है। अब किस लिए चुना गया है ये बाकी था। फिर एक और दौर आता है, इनकम ठीक हो गई, फाइनेंशियल परेशानियां ख़त्म हो गई। लेकिन फिर एक दौर आता है कि जब वो जो मेरी नन्ही लाडली थी जिसको मेरे माँ बाप मेरे पास छोड़ के गए थे, उसकी मुझे शादी करनी थी, क्योंकि मैं अभी भी वहीं स्लम में रहा था। तो उसकी शादी के लिए लड़का देखना शुरू करते हैं तो हर जगह से डिमांड शुरू हो जाती है कि शादी में क्या दोगे, कितने लोगों का नाश्ता का, कितना का खाना करोगे,
कितना बड़ा टेंट लगाओगे। नया नया बिजनेस मेरे को था तो थोड़ा बहुत तो मैं इतना अफोर्ड कर सकता था कि उसकी शादी अच्छे से कर सकता था, लेकिन डिमांड पूरी नहीं कर सकता था। तो कई दहेज के लालची परिवारों से संघर्ष किया और ना करता रहा कि नहीं करनी उसकी शादी, जो दहेज मांगेंगे नहीं करनी। फिर बड़ी मुश्किल से एक अच्छा परिवार मिला और वहाँ उसकी शादी की। लेकिन उसके बाद जो सामाजिक जो जर्नी है मेरी, उसमें थोड़ा सा बदलाव आया कि जो मैं लड़कों को नशे से दूर रखने के लिए काम करता था, अब मैं उन बच्चियों के लिए भी काम करना चाहता था जो सिर्फ पैसे के अभाव में अनमेरिड रह जाती थी, और बहुत से ट्रैफिकिंग ग्रुप उन लड़कियों को टारगेट करते थे। मैं फील्ड पे उतरा वापस और मैंने ऐसी लड़कियों को ढूंढना शुरू किया जिनके माँ बाप उनकी बच्चियों के लिए रिश्ता तो कर चुके हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, और बाकी उनको टारगेट ना हो जाए तो उनके लिए हमने रजिस्ट्रेशन कराया। वो जो लड़के चुने गए थे उनको वेरीफाई किया, और वेरीफाई करने के बाद हमने उनकी शादी का पूरा सामाजिक कंट्रीब्यूशन से खर्चा उठा करके पहली बार 44 लड़कियों की शादी का कार्यक्रम किया, जहाँ से लाडली फाउंडेशन की स्थापना हुई। तो दक्षिणपुरी वाला जो घर था वो पैतृक घर था, तो वहाँ एक कंप्यूटर सेंटर खोल दिया और वहाँ पर बच्चियाँ आने लगीं और फ्री कंप्यूटर और इंग्लिश ट्रेनिंग सीखने लगीं। वो भी सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन से, बिना किसी से दान लिए हम लोगों ने शुरू किया। किसी ने कंप्यूटर दिया, किसी ने किताबें दी, किसी ने कुर्सियाँ दी। इस पैटर्न पे हमने उसको चलाया और 16,000 बच्चियों को हमने वोकेशनल ट्रेनिंग दी। संघर्ष आगे बढ़ा। इस बात के लिए एक और बड़ा एप्रिसिएशन मिला जब भारत सरकार ने मुझे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चुना गया, और राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भारत सरकार द्वारा वो अवार्ड मुझे दिया गया। और 2017 में जर्नी टर्नआउट लेती है जब देश के गृह मंत्री मेरे कार्यक्रम में शामिल होते हैं जिसका नाम था रन फॉर लाडली। वहाँ 25,000 मेल पॉपुलेशन इकट्ठा होती है उस मैराथन में और जेंडर इक्वालिटी के लिए प्लेज करती है। 2020 में पता चलता है कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से मेल आता है कि लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट को स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस का दर्जा दिया गया है, जो पूरे विश्व में बहुत ही कम संस्थाओं को मिला है। और वहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी किस तरीके से एक चमत्कार के रूप में होती चली गई, ये शायद आज तक भी नहीं समझ पाया हूँ। तो ये थी मेरी जर्नी आज के इस कार्यक्रम में, फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टॉक्स में, जो कि श्याम स्टील का एक इनिशिएटिव है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का कि आपने मुझे मौका दिया। सो देवेंद्र जी, फिर से एक बार आपका स्वागत है एंड सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब भी हम इंसानों की ज़िंदगी में थोड़ी भी कठिनाइयाँ आती है, हम उसका सहारा लेके पतली गली से निकल जाते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में जब पहली बार कठिनाई आई, जब आप गुब्बारे बेच रहे थे और आपको बुरी तरह से पीटा गया, तो आपने ऑब्वियसली उसका दुख तो हुआ होगा, 8 साल के थे आप, लेकिन आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया कि क्यों ना मैं इन सब बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटी करूं। तो मतलब 8 साल की उम्र में ये ऐसी वाली सोच कहाँ से, मतलब क्या इंस्पिरेशन थी आपकी? सर, जब पीट करके घर पहुंचा तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा पीटा था, तो बुआ को रोते हुए देखा, और रोते हुए देखा तो उनके जो आंसू थे वो सिर्फ ये नहीं थे कि वो दुखी हैं, वो बहुत परेशान भी थी कि इसका होगा क्या आगे, घर भी कैसे चलेगा, ये ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ पाएगा। वो चीज़ मुझे भी इफ़ेक्ट की। और जो आपने गाना गाया सर कि गम, तो शायद जो गम मिले मुझे वो गम नहीं थे, वो मेरे लिए ऊर्जा थी, क्योंकि हर एक इंसिडेंट के बाद मैं जब गिरा हूँ शायद दुगनी रफ्तार से निखरा हूँ। तो वो जब मैं गिरता था तो कोई तो एक ताकत थी सर पीछे जो बार बार एहसास कराती थी, नहीं उठ, तू चल, हम तेरे साथ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि फनी राज जी का सवाल है कि आपके लिए आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा कमबैक क्या था? सर, कमबैक जो था वो वही धक्का था सर, जो पीछे से नेचर देती थी, क्योंकि वो ताकत कहाँ से अंदर से आती थी कि नहीं तुम्हें करना है, तुम्हें बैठ जाना नहीं है, तुम बैठने के लिए नहीं पैदा हुए हो। तो वो कोई तो था जो प्रोवोक करता था, वो भले ही कोई फिजिकल नहीं था, लेकिन जैसे APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा है कि आपको ऐसे सपने देखने चाहिए जो आपको सोने ना दें। तो वो जो पिटाई हुई थी, उन पिटाइयों से कुछ ऐसे सपने देख लिए थे कि नहीं मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये जिन लड़कों ने मुझे मारा है कम से कम ये नशा ना करें, या ये भी फीलिंग थी कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि इन लोगों को पता चले कि इन्होंने किसको मारा है। क्योंकि बच्चा था सर, कुछ भी सोच सकता था, तो ऐसे भी ख्याल थे। लेकिन जब बड़ा होता गया तो ख्याल बदलते चले गए, और वो ख्याल सकारात्मक रूप से बदलते चले गए। वो मेरे लिए ब्लेसिंग थी सर। आपके सिस्टर की वेडिंग के टाइम में शायद आपने बहुत परेशानियां झेली डाउरी को लेके, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आई थिंक आपका फ्यूज पॉजिटिवली उड़ा
और आपने जो है वहाँ से शुरुआत हुई एक लाडली फाउंडेशन की कि आज जो मेरी बहन के साथ वो हो रहा है वो किसी और के साथ ना हो। सो तब भी आप बहुत यंग थे, तो मतलब अभी भी आप बहुत यंग हैं, बट वो मतलब क्या इंस्पायर हुआ है? ऑब्वियसली एक सिस्टर की शादी थी, बट इसके अलावा और कुछ चल रहा था अंदर? सर उस वक्त तो वो गुजर गया था कि सिस्टर की शादी कर दी हमने, लेकिन जब मेरे जो दोस्त थे जो बचपन से मेरे साथ बड़े हुए थे, उनकी भी बहनें थीं, तो जो परेशानी मुझे हो रही थी उनमें से कई लोगों को हुई। और जब उनके बारे में जाना तो शायद जो कहते हैं ना कि आपने अभी कहा कि अपना आपका दर्द जाना तो अपना दर्द भूल गया, तो जब उनकी परेशानियां देखी तो मैं अपना भूल गया। अदिति जी पूछ रही हैं कि लाडली फाउंडेशन की कोई एक स्पेसिफिक पॉलिसी है जो प्रोटेक्शन ऑफ होमलेस गर्ल्स जो मोलेस्टेड हैं, एक्सप्लॉयटेड हैं, समाज उनको शोषित कर रहा है, कोई ऐसी एक पॉलिसी कुछ कर सकते हैं? सर हमने इसमें बहुत रिसर्च की और बहुत काम करने की कोशिश करी। मैं मैम को बताना चाहूँगा कि हम तो एक संस्था हैं, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार के पास भी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो इन इश्यूज़ को केटर कर सके, क्योंकि बहुत सारे असाइलम्स की ज़रूरत है, बहुत सारे रिफॉर्मेशंस की ज़रूरत है, और समाज जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है वो धीरे धीरे होगा। लेकिन अभी हम लोगों का फोकस जो है, जो स्लम में रहने वाली महिलाएं हैं, प्राइमरली उनको प्राइमरली हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना, क्योंकि जब हम देखते हैं कि किस तरीके से महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, इनइक्वालिटी हो रही है, उसमें सबसे मेजर कंसर्न आता है कि उसको ज़िंदा रखा जाए। तो उसको ज़िंदा कैसे रखा जाए? वो महीने के 5 दिन ऐसी परेशानियों से गुजरती है, ऐसी गंभीर बीमारियों के खतरे से जूझती है जो शायद एक आदमी नहीं जूझता है। तो हमने अभी फोकस बनाया है कि हम बच्चियों को, महिलाओं को ऐसे संवेदनशील विषयों पर एजुकेट करेंगे, उनका मेडिकल डायग्नोज करेंगे। अगर उनको गंभीर बीमारियां हैं तो उनको नियरेस्ट सरकारी हॉस्पिटल से अटैच करा करके उनका इलाज कराएंगे, उनको बच्चियों को पढ़ाएंगे। इस पर हम लोगों ने सर ज़्यादा फोकस किया है। और ऐसे जब हमारे पास केसेस आते हैं, जैसा मैम ने कहा, तो ऐसे केसेस के लिए हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का सहारा लेते हैं और वहाँ फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद आदिल जी पूछ रहे हैं कि हु इज़ योर इंस्पिरेशन एंड व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू इन फ्यूचर? सर इंस्पिरेशन की तो ऐसी बात है कि जब ज़्यादा पढ़ा ही नहीं तो इंस्पिरेशन किताबों में तो सर ढूंढ नहीं पाया, बट हाँ कुछ जो ऐसे लोग थे जिनके लिए मैं कुछ कर पाया, शायद वो लोग मेरी इंस्पिरेशन हुए। क्योंकि अगर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाता और अगर समाज में ऐसे लोग नहीं होते तो शायद मैं सोचता भी नहीं इस तरफ। तो और जो आगे जो मेरे प्लान हैं सर, वो प्लान ये हैं कि इस हिंदुस्तान में पॉलिसी रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो हैं लेकिन लोगों तक पहुंची नहीं हैं। कुछ हैं जिनमें बहुत गंभीर बदलाव की ज़रूरत है जो कि जनता के हिसाब से नहीं है। तो ज़रूर मैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी आवाज़ को ले जाना चाहूँगा। जो मेरा पिछले 10 सालों का महिला विषयों पर जो मेरा अनुभव है, उस अनुभव में बहुत सारे सोशल इनोवेशंस हमने डेवलप किए हैं। शायद वो अगर कई सरकारें अगर मान लें या अगर उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो पॉलिसी रिफॉर्म्स करना सर, मैं सोचता हूं कि मैं वहां ज़रूर जाना चाहूँगा और वहां पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। वर्षा जी ये पूछना चाहते हैं कि सर क्या कभी आपको लगा कि आप अकेले हैं और अकेलेपन से आप कैसे लड़े? वर्षा जी, मैंने इस पर एक कोट लिखा है, जब भी मुझे लगता था कि मैं अकेला हूं तो मैं एक ही बात कहता हूं, जो काफ़ी अकेला होता है वो अकेला काफ़ी होता है। अरे क्या बात है। सिमरन खितान जी पूछ रही है, सर डिड यू एवर फील लाइक गिविंग अप? कभी आपको लगा कि मुझे गिव अप करना है, ये ना हो पाएगा, मैंने आई कांट रियली चेंज द सोसाइटी? और अगर ऐसा हुआ तो फिर कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ते गए आप? लोकेश जी, मैंने बीच में कहा कि मेरे को एक जगह जाकर के ये आभास आ गया था कि मुझे चुना गया है किसी चीज़ के लिए। तो जब इसी को कहते हैं आत्मबोध का ज्ञान होना, शायद इसी को कहते होंगे। मैं उसको ज्ञान रूपी भाषा में तो नहीं बोलना चाहूँगा, बट हाँ, आई रियलाइज दैट फॉर व्हाट आई हैव मेंट। तो इवन मेरा बिजनेस भी छूट गया, मेरे पास सबवे की फ्रेंचाइजी थी, मेरा वो भी छूट गया। मेरा बत्रा हॉस्पिटल का कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे को सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि मैं पैशनेट अपने इस काम के लिए था जो मैं आज कर रहा हूँ। तो लाडली के लिए जब मैं इतना पैशनेट हुआ तो मुझे पता चल गया कि मेरा मन यहाँ लगता है, मेरा तन यहाँ लगता है, मेरा ध्यान यहाँ लगता है। तो जब आपको ये पता चल जाता है कि आप किस चीज़ के लिए चुने गए हैं, तो वहाँ पर भी मैंने एक लाइन लिखी है सर कि जब रास्ते पता चल जाएँ तो सफ़र छोटा हो जाता है। तो जब आपको पता ही चल गया है कि आपकी मंजिल कहाँ है और आपको ये भी पता चल गया है कि आपके रास्ते भी कोई ज़्यादा लंबे नहीं हैं, तो आप गिव अप नहीं करेंगे, आप पहुँच जाएंगे। गिरते पड़ते पहुँचेंगे, बट पहुँचेंगे।
अनिका जी का ये सवाल है कि हम पर्सनल लेवल पे कोई भी इनिशिएटिव कैसे शुरू करके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी को? अनीशा जी, इनिशिएटिव लेने के लिए आपको पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसा पहला कहा कि अगर आपको अपने नियर बाय में अगर लगता है कि वहाँ पर 5 बच्चियाँ बैठी हैं और आप उनसे जाकर के बात करिए, आप उनसे पूछिए कि उनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट पर कितनी नॉलेज है। उनमें से 3-4 आपको ये बताएंगे कि हम पैड यूज़ नहीं करते हैं। तो आप उनसे बात करिए, आप उनको एजुकेट करिए, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं। तो जब आप उनसे 5 लोगों से शुरुआत करेंगे ना, तो देखिएगा आपको एक इनिशिएटिव मिल जाएगा कि नहीं मुझे तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट पर लड़कियों को एजुकेट करना है। उसी में से 3 लड़कियां आपको मिलेंगी जो कहेंगी जी हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हो सकता है आपका दिल कहेगा कि नहीं मुझे तो बच्चों को पढ़ाना है। तो आपका दिल आपको किस इनिशिएटिव में ले जाता है, ये उस बात पे निर्भर करता है, इस बात पे नहीं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपका मन भी लगना चाहिए। कई लोग हैं जो वाइल्ड लाइफ के लिए काम करते हैं, कई लोग हैं जो इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, कई लोग भूखे लोगों को खाना खिलाने के लिए काम करते हैं, कई लोग कपड़े बांटने के लिए काम करते हैं, कई लोग अलग अलग सब्जेक्ट पे काम करते हैं, और वो सभी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपका दिल क्या कहता है कि आपको क्या करना है, उसके लिए एक बार आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। एक बार जाकर के किसी अपने नियरेस्ट बस्ती में एक बार घूम के आइए, 2-3 बार सर्वे करिए कि वहाँ लोग कैसे जी रहे हैं, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो आगे बढ़ते हैं देवेंद्र जी। अनुष्का जी ये पूछ रही है कि व्हाट यू थिंक अबाउट चाइल्ड मैरिज एंड विडो मैरिज एंड हाउ डू वी डील विद दिस? ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन उन्होंने किया और मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। देखिए क्या होता है कि जब हम बात करते हैं डेवलपिंग नेशंस की और जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो जब एक डेवलप नेशन में, शायद जैसे अमेरिका में जब बच्ची पैदा होती है तो उसका संघर्ष जो है उसके पैदा होने से नहीं शुरू होता, क्योंकि उसको एजुकेशन के बारे में नहीं सोचना, उसको हेल्थ के बारे में नहीं सोचना, उसके पेरेंट्स उसको देते हैं, उसकी सरकार उनको देती है। बट हिंदुस्तान में जब बच्ची पैदा होती है तो उसका संघर्ष शुरू होता है उसके पैदा होने से 5 महीने पहले, जब पता चलता है कि बेटी है, उस दिन से उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। जब वो पैदा होकर के आती है फिर उसकी लड़ाई होती है, क्योंकि घर में उसको इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है कि बेटे को तो बादाम मिल रहे हैं और बेटी को कुछ नहीं मिल रहा है, और करने वाला कौन? माँ। तो उस लड़की के साथ जेंडर बेस्ड वायलेंस शुरू होता है उसके घर से। फिर जब वो बच्ची बड़ी होती है तो जैसे मैं चाइल्ड मैरिज की जब बात आती है तो बुंदेलखंड में चाइल्ड मैरिज का रीज़न ये भी है क्योंकि घरों में पानी नहीं है, तो माँ को लगता है कि लड़की को ब्याह दो, दूसरे गांव जाएगी तो कम से कम घर में एक व्यक्ति का पानी बचेगा। जब आप कोटा में जाते हैं तो क्योंकि ऐसी बच्चियां हैं जो अपनी परिवार में सीमित हैं, पढ़ी नहीं हैं। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया है, 14-15 साल पहले कोई अपनी बच्चियों को पढ़ाता नहीं था। उनको सोशल सिक्योरिटी कहाँ से मिले? जब माँ काम पे जाती है तो उसकी टेंशन सबसे बड़ी ये होती है कि बच्ची पीछे से उसका ख्याल कौन रखेगा, उसको सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। तो वो एक बड़ा कारण होता है कि उनकी चाइल्ड मैरिजेस कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि केसेस होते हैं जहाँ पर एक साल में जब एक बच्ची 3-3 बार प्रेग्नेंट होती है और माँ 3-3 बार उसका एबॉर्शन कराती है, तो वो क्या करे? क्योंकि ना कोई सरकार सोशल सिक्योरिटी दे रही है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन सोशल सिक्योरिटी दे रही है। मैं चाइल्ड मैरिज का कभी सपोर्ट नहीं किया, मैं बहुत अगेंस्ट हूँ चाइल्ड मैरिज के। लेकिन हम बीइंग ए सोसाइटल पीपल, हम सोसाइटी के लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या हम उनको, उन बच्चियों को एजुकेशन दे सकते हैं, क्या हम उनको एम्पावर कर सकते हैं, क्या हम उनको नियर बाय में एक सेफ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं जहाँ पर वो अपना टाइम व्यतीत कर सकें और वहाँ कुछ सीख सकें। तो वी आर लैक इन इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक वो डेवलप होगा तब तक शायद इस जनरेशन को भुगतना पड़ेगा, और हम भुगत रहे हैं, जैसे मैंने भुगता है, आज के लोग भुगत रहे हैं। बट कुछ ना कुछ लोग निकल करके आएंगे जो इस बारे में सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। बट चाइल्ड मैरिज इज़ अ ग्लोबल इशू, नॉट ओनली इन इंडिया। राइट, नहीं, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉक, बिल्कुल सही कहा आपने। सो देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जर्नी शेयर करने के लिए, लाडली फाउंडेशन के बारे में बताने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टॉक श्याम स्टील की तरफ से हम सब बहुत बहुत आपके लिए दुआ करेंगे, लाडली फाउंडेशन के लिए दुआ करेंगे, और यही चाहेंगे कि आप और इससे भी और आगे बढ़े, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाएं और ऐसे ही हम लोगों को इंस्पायर करते रहे। सो बहुत बहुत शुक्रिया फिर से देवेंद्र जी आपका। मैं श्याम स्टील का भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे इनिशिएटिव फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टॉक, जहाँ पे आप घर बैठे ऐसे इंस्पायरिंग इंटरेस्टिंग लोगों से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और आई एम श्योर कि आज जो भी आपने सीखा है, सुना है, इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा अगर आप इसका प्रैक्टिकल रूप में इम्प्लीमेंट करें। मैं आप सब व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हर एपिसोड में आप हमारे साथ जुड़ते हैं, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ जाते जाते, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें।